9/11 वो तारीख है जिसने दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। 20 साल पहले तक भारत जिस आतंकवाद की बात बार बार लगातार हर मंच से कहता था, आतंक की वो तस्वीर जब अमेरिका में दिखी तो दुनिया को इस बड़े खतरे का एहसास हुआ। अमेरिका ने भले ही ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर अपना बदला पूरा किया, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा हैं और इन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम तालिबान करने जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक तालिबान की अंतरिम सरकार का कल शपथ ग्रहण हो सकता है और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इन सवालों के साथ कि 9/11 पर शपथ से दुनिया को आतंकी संदेश, 9/11 की बरसी पर आतंकी सरकार क्यों, जैसा कि सोर्सेस कह रहे हैं, और साथ ही 20 साल बाद बदला अभी बाकी है क्या। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्लोमेसी पर विश्वसनीय और जाना माना चेहरा, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे और विदेश मंत्रालय के पूर्व स्पोक्स पर्सन मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन हैं। अभी डीन है कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के, डिप्लोमेसी के गुर युवाओं को सिखा रहे हैं। जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अकबरुद्दीन। धन्यवाद अदिति, मुझे मौका देने के लिए, आपके प्रोग्राम में आने के लिए। मिस्टर अकबरुद्दीन, 9/11 दुनिया में सबसे बड़े आतंकी हमले की तारीख मानी जाती है और तालिबान का शपथ ग्रहण भी इसी दिन हो सकता है। क्या आपको इसमें किसी तरह का संदेश या सिंबलिज्म दिखाई देता है? मैंने भी ये खबर देखी है, मुझे पता नहीं कि ये कितनी सही है, लेकिन अगर ये सही है तो फिर मामला बहुत ही कह सकते हैं क्रिटिकल है, क्योंकि 9/11 के दिन दुनिया भर में शोक मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन तकरीबन 90 देशों के लोग वहाँ पर ट्विन टावर्स पर थे और उनका देहांत हुआ था। तकरीबन 3,000 लोग मरे थे और 6,000 लोगों को कुछ न कुछ तरीके की इंजरीज हुई थी। और अगर उसी दिन को चुना जा रहा है तो ये एक बहुत दुखदमय न्यूज़ है, लेकिन मच मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है कि जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप जो भी समझिए दुनिया भर में, हम अपना काम खुद करेंगे और हमें दूसरों की परवाह नहीं है। ये एक ऐसे गवर्नमेंट की नीति नहीं हो सकती है जो समावेशी सरकार बनाते हैं, जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सा नजरिया है और सबके लिए बहुत ही गलत सिग्नल जाएगा। गलत सिग्नल की बात आप कर रहे हैं, क्या इसे हिस्ट्री कहें? हालांकि बहुत ही दुखद है कि जो नाम ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रहे हैं, उन्हें अफगान सरकार में एक तरीके की लेजिटिमेसी मिल रही है और यूएस के कुछ नामों पर स्टैंड को तालिबान दोहा एग्रीमेंट का वायलेशन तक करार दे रहा है। दुनिया के लिए इसके क्या मायने निकाले जाएं और साथ ही क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूएन भी है, क्या वो इस पर अपनी रजामंदी देंगे? देखिए, पहली बात ये है, जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं वो उनको टेररिस्ट सूची में लगाया गया था क्योंकि वो थे एक थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब वो गवर्नमेंट में आने से या सरकार में आने से वो बदलता नहीं है, वो उस सूची में अभी भी है और तब तक रहेंगे जब तक कि कोई बदलाव ना हो उस सूची में। और उस सूची में बदलाव आने की इतनी जल्दी कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये सूची को बदलने के लिए 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो उनकी सबकी अनुमति से होगा। और भारत जैसे देश भी हैं वहाँ पर, अमेरिका भी है और कई और देश हैं। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे देश कभी इस पर तैयार होंगे इतनी जल्दी से। ये जो टेररिस्ट सूची है वो रहेगी। अब बात ये रही कि ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी। इसमें ये आज कल एक डेलिकेट मोड पर है अफगानिस्तान। वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयां हैं। एक तरफ एक गवर्नमेंट है जो टेररिस्ट फेसेस को अपने मेन स्पोक्स पर्सन्स बना रखे हैं या डिसीजन मेकर्स बना रखे हैं।
दूसरी तरफ है जनता, जो कई हजारों लोग वहां से निकलना चाहते हैं, और तालिबान ने कह चुके हैं कि वो वहां से अनुमति देंगे जो भी वहां से निकलना चाहे। तीसरी बात है ये जो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो इन सारे चीजों को देखकर, और सबसे बड़ा मुद्दा है टेररिज्म का, और वैसे तो सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती जो है उसे टेररिज्म के लिए यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं कि ये बात है या कुछ और है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है भारत में ऐसे हुकूमत से या ऐसी सरकार से, हम भूल नहीं सकते हैं कि जब हमारा IC 814 हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट, वो पहुंचा था कंदहार, और तब भी तालिबान की सरकार थी वहां पर, और जिस तरीके का बर्ताव उन्होंने हमारे साथ किया था वो शायद हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो हिस्ट्री एक तरफ बन रही है शायद, लेकिन पुरानी हिस्ट्री हम भूल नहीं सकते। IC 814 का आपने जिक्र किया, मसूद अजहर की रिहाई भारत भूल नहीं सकता है। भारत के हितों के हिसाब से आपसे बात करना चाहती हूँ, इन डेवलपमेंट्स को कैसे आप देखते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि भारत को करना क्या चाहिए? तो स्थिति बहुत डेलिकेट है, लेकिन हमारे पास कुछ जैसे कहते हैं कि कुछ लेवरेज है। इसमें एक है कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र की कमेटी है तालिबान सैंक्शंस की, उसके चेयर है, तो बिना भारत की अनुमति के कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये एक हमारे पास एक कार्ड है जो हम सोच समझकर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के जितने भी फंड्स हैं बाहर, वो अब फ्रीज हो चुके हैं। वो तभी अलाउ किए जाएंगे यूजेज के लिए जब रिकग्निशन होगा, और तालिबान अगर रिकग्निशन चाहते हैं तो फिर उनके तरीके में, उनके बर्ताव में कुछ ठोस फर्क आना चाहिए पहले के एक्सपीरियंस के साथ। ये बहुत सारे ऐसे हमारे पास लेवरेज हैं, लेकिन हमारे कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि आपने बताया है कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है टेररिज्म, और ये नई बात नहीं है, ये 25-30 साल से टेररिज्म हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, और भारत की विदेश नीति में ये अहम श्रेणी पर है, और ये ऐसा कंसर्न है जो भारत के लोग भी समझते हैं कि उनको टच होता है। बहुत से विदेश नीति की बातें होते हैं जो आम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन टेररिज्म ऐसा मामला है जो सब पर प्रभाव होता है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस सिचुएशन को जांचें, भांपें, और फिर धीरे धीरे कदम उठाएं। इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे इंटरेस्ट थे वहां पर, अब इस स्थिति में कुछ बदलाव नहीं आ सकता है कि उस इंटरेस्ट को बढ़ावा दें। तो हम बाकी के जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ इन कॉन्सर्ट टुगेदर मूव करें कि रिकग्निशन या नहीं, सैंक्शंस या उठाना या नहीं, ये सब, या रिलीज ऑफ फॉरेन असिस्टेंस या नहीं, ये सारे मुद्दे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार अफगानिस्तान में जो काम चलाना शुरू करेगी तब उन्हें पता चलेगा कि वायलेंस से सरकार बनाना एक अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना और एक अलग बात है। तो हम उसको देखते हुए अपना सोच समझकर, जज कर, तब काम आगे कदम बढ़ाएं। मैं दक्षिण एशिया के लिहाज से आपसे समझना चाहती हूँ, जियो पॉलिटिक्स और खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिहाज से आपका असेसमेंट क्या है? तो देखिए, दुनिया में बदलाव हो रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि एक तरफ से चाइना और पाकिस्तान का गठबंधन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, दूसरी तरफ से बहुत ही दूसरे और जो देश हैं वो चाइना की ओर बहुत ही सस्पिशन से देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा है तकरीबन पिछले 2 सालों में
चाइना बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है और इस वजह से अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी कुछ कंसर्न्स हैं कि अगर ऐसा एग्रेशन आगे बढ़े तो फिर सबको साथ होकर एकजुट होकर इसको देखना पड़ेगा। इसलिए नए नए अलायंसेस या ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का एक छोटा सा एक ग्रुप है, और दूसरे ग्रुपिंग्स आ रहे हैं जो, क्योंकि ये कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और ये तभी होता है जब जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं। भारत जब लास्ट टाइम ऐसे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, हम आजाद नहीं थे, हम तो बस एक छोटे से मोहरा थे एक बड़े चेस बोर्ड पर। आज एक आजाद भारत अपनी फ्यूचर खुद बना सकता है और आप देखते रहे कि आगे आगे इसमें जैसे चेंजेस होंगे उसमें भारत की छवि उभर कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन, यूएन में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट से। जाहिर तौर पर भारत की छवि उभरने की आपने बात की है, वो अपने आप में बहुत कुछ भारत की इंपॉर्टेंस को लेकर कहता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और फॉर्मर डिप्लोमेट विष्णु प्रकाश भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से एक कमेंट आरपी सिंह जी आपका। अभी आपने सुना सैयद अकबरुद्दीन जी द्वारा कितनी डिटेल में बताया गया कि भारत के पास अब भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। भारत एमईए बार बार कहती है ये वेट एंड वॉच, किस तरह से भारत तालिबान को लेकर आगे बढ़ेगा। सबके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल है, आपके ओपोनेंट्स भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं। देखिए एक बात स्पष्ट है, भारत के आतंकवाद को लेकर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है थ्रू, और मोदी जी के आने के बाद उसको और अफर्म किया गया है कि जैसे पाकिस्तान के विषय में मैं एक बात बोलूँ, जैसे बातचीत और आतंक इकट्ठे नहीं चल सकते, उसी प्रकार किसी देश के साथ संबंध और आतंकवाद भी इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बड़ी स्पष्ट नीति है। तो अभी वेट एंड वॉच इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पर हमारे भारतीय वहाँ पर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको हमको निकालना है। वो जरूरी है की समय है कि हम जो लोग वहाँ रह गए हैं, हमारे जो मूल भारतीय हैं, जो भारतीय सिटीजन है, उनको सबको वहाँ से निकालकर सेफली ले आए। उसके बाद कोई ये तो है नहीं कि आज या कल में या परसों में या महीने 2 महीनों की बात हो जाएगी। इसलिए वेट एंड वॉच है कि सेफ्टी पहले। बाकी भारत की पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है। मैंने अभी आपको उदाहरण किया पाकिस्तान के साथ तो पॉलिसी रही है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जो अभी उससे पहले राज्य कह रहे थे, वो जो कह रहे हैं कि चाइना को लेकर, चाइना की ये तो क्लाइंट स्टेट है, जैसे पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, वो कोशिश कर रहे हैं बाकी दुनिया भर में अपना फैलाव वो क्लाइंट स्टेट बनाने, अपने आसपास आकर अफ्रीका में कुछ जगह बनाए, उन्हें कोशिश कर रहे, श्रीलंका में उनकी कोशिश है कि देशों को इकोनॉमिकली अपने पर निर्भर करो, उसके बाद उनके जो खजाने हैं या उनके और जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इस्तेमाल करें। वो व्यापारिक देश है, उनके लिए धंधा है, उससे आगे कुछ नहीं। उसके लिए वो किसी हद तक जाएंगे, उसका कोई भी इस्तेमाल करेंगे। जी विष्णु प्रकाश जी, उन्होंने अभी जो आरपी सिंह जी ने जहां पर छोड़ा, उन्होंने चाइना का जिक्र किया, डेट का जिक्र किया। ये जो डेट ट्रैप पॉलिसी, ये डिप्लोमेसी जो चाइना द्वारा की जाती है, अभी हम जो तालिबान को लेकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसको मैं जियो पॉलिटिक्स के आधार पर आपसे समझना चाहती हूँ। जो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टर अकबरुद्दीन से पूछा था कि चाइना और पाकिस्तान के लिहाज से हम, आपका असेसमेंट क्या कहता है और भारत को क्या करना चाहिए? नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार सर। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने तो अपने देश को दांव पे लगा दिया है जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाने के लिए, और वो सोचते हैं कि वो तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं। वो समय बताएगा कितना कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस वक्त जाहिर है कि जो जैसे सरकार वो चाहते थे वैसी बन रही है। चीन का इसमें चीन के काफी इंटरेस्ट हैं। चीन का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि जो ETIM है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कि बदख्शान से ऑपरेट करते हैं, या उनके काफी लड़ाके बदख्शान में हैं, वो शिनजियांग में खुराफात ना करें। तो चीन के लिए टेक्टिकल बहुत ज्यादा है। चीन और तालिबान में कोई दोस्ती नहीं है। जिस तरह से चीन ने उइगुर मुस्लिम्स के साथ दुर्व्यवहार किया है, तालिबान उससे बहुत खफा है, पर इस वक्त उनको चीन की जरूरत है, चीन को उनकी जरूरत है। जहां तक रही CPEC की बात,
वो चीन कब से कह रहा है कि हम एक्सटेंड करेंगे, इतनी जल्दी करने वाला नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सीपीईसी आर्थिक भी है और पॉलिटिकल भी है, क्योंकि इसके द्वारा चाइना ने काफी पॉलिटिकल माइलेज गेन की है। और आखिरली दो चीजें छोटी छोटी ये हैं कि एक तो सेंट्रल एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका रहे वहां, तो ये था। और एक चीज और है कि खनिज पदार्थ समझे जाते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत है, खासतौर पे रेयर अर्थ्स हैं और कॉपर है, रेयर अर्थ्स हैं और तकरीबन $1 ट्रिलियन के रिजर्व समझे जाते हैं। तो अगर हालात सुधर जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो चीन वो रेयर अर्थ्स लेने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आखिर बार जो भारत की बात है, देखिए जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि हमारे पास ज्यादा विकल्प है नहीं। जो हक्कानी फैक्शन है जो इस वक्त पावर में है, जो आईएसआई जो कंट्रोल कर रहा है, उनका कोई भारत से लगाव नहीं है। हमको याद रखना चाहिए कि हक्कानी फैक्शन ने 2008 में भारतीय एम्बेसी दूतावास पर अटैक किया था और ये बड़े क्रूर लोग हैं। पर ये जरूर है कि चाहे क्रूर हैं जैसे भी हैं, अगर ये सत्ता में हैं तो कम से कम एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त से तो आप रखते ही हैं, पर जो आपका एडवर्सरी है, जो आपका प्रतिद्वंदी है या दुश्मन है, उसके साथ भी बैक चैनल, फ्रंट चैनल, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अदिति जी। जी जनरल कुलकर्णी, आपसे स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के लिहाज से यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हम 9/11 की बात कर रहे हैं। 9/11 ऐसा नहीं, जिन आतंकियों को जेल से रिहा किया गया तालिबान द्वारा, वो खूंखार आतंकी हैं। उसमें आईसिस के आतंकी शामिल बताए जाते हैं, उसमें अलकायदा के आतंकी शामिल बताए जाते हैं। हम बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें जो नाम शामिल रहे हैं उनका वो नाम सरकार में अब दिखाई दे रहे हैं। एक लेजिटिमेसी देने की उन्हें कोशिश की जा रही है। भारत के लिए थ्रेट परसेप्शन के लिहाज से ये देखते हुए कि कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं पंजशीर में पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट इसलिए दिखाई क्योंकि वो कश्मीर में तालिबान की इन्वॉल्वमेंट चाहता है। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि तालिबान ने ये साबित कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से तालिबान को खड़ा करके काबुल के अंदर बिठा दिया है, इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान की जो मंशा थी कि किसी प्रकार से भी एक तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ पाए, और उसके बाद जो लगातार पाकिस्तान 71 की लड़ाई के हार के बाद जिस तरीके से वो हिंदुस्तान को सोचता है इट शुड लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसके नजदीक पहुंचने की उसको ऐसे लग रहा है, पर उसको ये नहीं मालूम है, ये हिंदुस्तान को मालूम है कि क्या करना है और हिंदुस्तान की क्षमता हमें पक्का मालूम है हम क्या कर सकते हैं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से आतंकी तालिबान ने सारे के सारे आतंकियों को छोड़ा, चाहे वो ISIS-K के थे, अलकायदा के थे और उसके बाद तारीख तालिबान पाकिस्तान के थे, इनको छोड़ने के बाद जरूर मैं कहूंगा ये खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि जिस प्रकार से मसूद अजहर जाकर के बरादार को कंधार मिला, उसके बाद जिस प्रकार से POK में जश्न मनाया गया और जिस प्रकार से ये लोग माना जाता है, खुफिया एजेंसीज बताती हैं कि ये जो है चाहे वो ISIS-K के हो या अलकायदा के हो, चाहे वो अफगानिस्तान में है या फिर पाकिस्तान में है, वो भारत में स्लीपर सेल्स के साथ संपर्क में हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यह भी माना जाता है कि शायद धीरे धीरे वो ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे होंगे कश्मीर घाटी के अंदर। कुछ भी हो, कैसे कुछ भी हो, चाहे तालिबान हो या, जब हमारा एक काम है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, हमने नहीं करना है किसी पर विश्वास। जब तक हम ये सोच करके अपने भारत को हमने दिखना है, यकीन करना है कि किसी प्रकार से भी ये जो आतंकी है इनके पास सब कुछ नहीं है, इनकी सोच सिर्फ एक हथियार और दूसरा मौलवी बनना, इसके अलावा इनके पास कोई साधन नहीं, इनके पास कोई तरीका नहीं। अब जब वहां पे खाली हो जाएंगे, पाकिस्तान की जो मंशा है वो इधर भेजने क्यों होगा, क्योंकि पाकिस्तान और जो चीन है ये दोनों देश मिले हुए हैं और ये जो मिली भगत है इसके ऊपर उनका एक ही मकसद है कि भारत के ऊपर किस प्रकार से प्रेशर डाला जाए। इसमें अगर कल माना जाता है कि तालिबान की सरकार का गठन होने वाला है, उन्होंने 6 देशों को बुलाया है, रूस माना जाता है नहीं जाना जाएगा, पर आप देखिए कितने देश है, वो देश है जो वीटो पावर उनके पास है आज यूएन काउंसिल में। अगर इस तरह के देश है, जो देश एक प्रगतिशील देश है, वो देश जिनके पास पैसा है, वो देश जिस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान उनका पिट्ठू करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ही ये सब आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी जब हम अफगानी बोलते हैं
अफगानी वो है, वो खुद कहते हैं अफगानी वो है जो ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है, इस्माइली है। इसीलिए जनरल कुलकर्णी ये कहा गया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं जानती हूँ विष्णु प्रकाश जी आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें मैं दो बातें ऐड करना चाहती हूँ। एक तो जो हम टॉप 5 नेम्स देख रहे हैं उनमें से 4 तो ग्वांटानामो डिटेंशन कैंप में रह चुके हैं। इसके अलावा यूएस जिस तरीके से टेररिस्ट को लेकर यूएस का स्टैंड रहा, उसको दोहा एग्रीमेंट का वायलेशन तालिबान बताता है। अमेरिका ये सब देख नहीं पाया क्योंकि भारत के लिहाज से भी ये सिक्योरिटी लिहाज से कंसर्न है, लेकिन क्या अमेरिका इस सिचुएशन को फोर्सी नहीं कर पाया, या फिर मैं ये कहूँ फोर्सी तो कर पाया लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को अबैट किया? इसमें इस सिचुएशन को लाने में अमेरिका की अपनी एक अलग भूमिका है इसमें। आदित्य जी, कुछ गलतियां भी हुई हैं उनसे, कुछ मिसकैलकुलेशंस भी हुई हैं, कुछ वो जाने की जल्दी भी कर रहे थे, तो सब कुछ हुआ है। पर एक मिनट के लिए उसको छोड़ दें तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो सिद्धांत हैं, मानवाधिकार है, सभ्य व्यवहार है, लोकतंत्र की बात है, ये सब आवश्यकता पड़ने पर पलक झपकते ही बलिदान कर दिए जाते हैं। ये हकीकत है। और सब देश, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो हम कहते हैं कि वो ये करेगा वो करेगा, वो अपने राजनीतिक मतलब से चलता है। तो अब जो होगा, मुझे लगता है जो होगा वो ये है कि ये जो यूएन के ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किए हैं, इस पे लीपापोती हो जाएगी। जो आपने फंड रोके हुए हैं, चीन की अगुवाई में चीन शुरू करेगा सबसे पहले फंड्स देना, और बाकी जो वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं उनमें होड़ लग जाएगी कि देखिए चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे सब नैरेटिव चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि आतंकवाद का स्रोत है, जहां से आतंकवाद उपजता है, वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना है दुनिया के लिए और भारत के लिए, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका ने भी क्या किया। अमेरिका ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि हमने अफगानिस्तान में तब दाखिल हुए कि अफगानिस्तान की धरती से अमेरिका के खिलाफ अटैक ना हो, पर भारत को जो के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन का उन्होंने बाउंटी रखी है। अगर चाहते तो हाफिज सईद को हटा नहीं सकते थे, पर दुनिया कहती कुछ है, करती कुछ है। और मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि सिर्फ एक देश हमारे हित में है, वो है भारत। भारत को अपनी सुरक्षा करनी है, भारत को अपनी डिफेंसेस मजबूत करनी है, और भारत को लड़ाई लड़नी है, और सब देखेंगे भारत करेगा। ठीक, क्लोजिंग कमेंट आरपी सिंह जी आपका, क्योंकि सब कुछ तो भारत को ही करना है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बस मैं क्लोजिंग कमेंट पर एक बात जोड़ दूं, मेरे दोनों बहुत काबिल यहाँ पे पहले साहब के बैठे में एक एंगल और है। पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि उनके लिए जो अफगानिस्तान में जो कॉफी उगाई जाती है, जो अफीम उगाई जाती है, जो वहाँ पे चर्च उगाई जाती है, उसका जो फैक्ट्री जो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान एक भिखारी देश है। उसकी आर्मी और उसकी ISI के लिए वो धंधा जरूरी है, वो उसी के बेसिस पे चल रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग बिजनेस कोई करता है तो ISI करता है। एक ये डिमेंशन समझ के रखना चाहिए। इसलिए ये पूरे में अभी बहुत कुछ खलबल होगी। हाँ, भारत की बात है, भारत सरकार और भारत की आर्मी नजर रखे हुए हैं। हमें कह दिया, रावत साहब ने कह दिया कि हम पूरी नजर बनाए रखते हैं, और जहां तक भारत की सुरक्षा की बात है उसकी भी चिंता करेंगे। और सुनिश्चित है क्योंकि अभी इवॉल्विंग है, डायनेमिक है। आज कुछ क्या पहना, कल क्या होगा, अगले महीने में क्या होगा, जैसे स्थिति आएगी उस प्रकार से भारत उसको डील करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, विष्णु जी और साथ ही जनरल कुलकर्णी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए, टेररिज्म का खतरा, आतंकवाद का खतरा, दुनिया क्या इस खतरे की घंटी को समझ पाएगी, या एक बार फिर से जैसा हमने बीते 3 हफ्तों में देखा है, चुप्पी साधे हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बार फिर से चुप्पी ही साधे रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इस दुनिया का भविष्य क्या होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.